हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी गणित की विज्ञान की 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 45 करने वाले हैं, जो कि 16 अक्टूबर के लिए है। इससे पहले कि अगर आपने 44 वर्कशीट नहीं देखी है 44, तो आप उसको 44 को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपना विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ एवं मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमा। इस वर्कशीट के अंदर हमें पढ़ना है कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसकी क्या उपलब्धियाँ थी, क्या विशेषताएं थीं, क्या खासियत थी और उसकी वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी, उनकी क्या लिमिटेशन थी, क्या कमियां थी। ठीक है, कहते हैं मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। उस समय कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन हो गए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ है, तो उसने क्या कहा? उसको समूह कहलाए। और जो क्षैतिज पंक्तियाँ थी उनको क्या कहा जी? आवर्त कहा। ठीक है, उसका तो हमें पढ़ना आज बेटा उपलब्धियाँ पहले हम पढ़ते हैं। तो उपलब्धियों में देखिए, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों को अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उसने अपने आवर्त सारणी में कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दी, कुछ खाली जगह छोड़ दी थी। और उसने कहा था कि भविष्य में हमें ऐसे तत्व ज्ञात होंगे जो इन खाली जगह को भर देंगे। जो उसने खाली जगह छोड़ दी थी उसे एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन और एका बोरोन कहा गया था। ठीक है, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन और एका बोरोन, यानी कि उसके बाद वाली जगह थी, बोरोन के बाद वाली खाली छोड़ दी, एल्यूमिनियम के बाद वाली खाली छोड़ दी और सिलिकॉन के बाद वाली एक खाली छोड़ दी थी। और ऐसा वास्तव में हुआ भी। जब आगे तत्वों की रिसर्च चली और ज़्यादा तत्व पाए गए तो हमें एका बोरोन की जगह जो उसने खाली जगह छोड़ी थी उसकी जगह हमें क्या मिल गया जी? उसकी जगह हमें मिल गया स्कैंडियम। क्या मिला बेटा? स्कैंडियम मिल गया। ठीक है, एका बोरोन जो उसने छोड़ा था उसकी जगह मिल गया स्कैंडियम। जो एका एल्यूमिनियम जिसको उसने नाम दिया था उसकी जगह मिल गया गैलियम। और जो एका सिलिकॉन उसने नाम दिया था उसकी जगह मिल गया जर्मेनियम। ठीक है, ये तो इस तरह से उसकी जो भविष्यवाणी थी कि हमें भविष्य में ऐसे तत्व ज्ञात होंगे जो खाली जगह को भर देंगे, वो एकदम फिट थी। उसका अनुमान देखिए। ठीक है, दूसरा देखिए, उपलब्धि इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्म का अनुमान भी बाद में सही बैठा। इन्होंने अनुमानित गुणधर्मों तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान लगाया था और वो जो गुणधर्म इन्होंने बताए थे वो भी सही बैठे। जैसे परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करी थी ना, एक का एल्यूमिनियम का इन्होंने परमाणु द्रव्यमान बताया था कितना बैठेगा जी? 68 बैठेगा। और गैलियम का कितना निकला? 69.7 निकला जी। ऑक्साइड का सूत्र इन्होंने बताया था कि क्या बैठेगा? E2O3 बनेगा और वही बना Ga2O3। ठीक है, क्लोराइड के साथ सूत्र उन्होंने बताया था ECl3 बनेगा, तो वही बना GaCl3 बना। तो बिल्कुल एकदम स्टिक भविष्यवाणी थी इनकी। तीसरा देखिए विशेषता, कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज भी बाद में हुई। उस समय तो उत्कृष्ट गैसों की खोज ही नहीं थी। और उत्कृष्ट गैसों के बारे में हम जानते हैं वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में उन्हें रखा सका। तो बिना टेबल के छेड़छाड़ के उन्हें एक अलग से समूह में रख दिया गया था। ठीक है, ये मेंडलीफ ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के मूलभूत आधार माना था। जो तत्वों का जो वर्गीकरण के लिए उसने मूलभूत आधार माना था, क्या माना था? हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र। तत्वों के साथ जो हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र बनते हैं उसको उसने मेन आधार माना था। तो ये विशेषता थी जी। ठीक है, अब इसकी कुछ कमियों के बारे में हम नज़र डालते हैं। तो देखिए कमियां हम ऊपर से देखते हैं, सीमाएं क्या थी इसकी। देखिए कमियां, यानी कि पहली कमी देखिए, मेंडली अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति का पता नहीं लगा सका था। हाइड्रोजन को कहाँ रखा है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन की क्षार धातु से भी मिलती है, यानी कि धातुओं से भी मिलती हैं और हैलोजन फैमिली से भी मिलती हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले। ठीक है, तो वो कंफ्यूज था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, क्योंकि दोनों से उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो सही स्थिति का पता नहीं लगा, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसलिए कंफर्म नहीं था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें। आगे देखिए, क्षार धातुओं की भांति क्षार धातु की तरह ही हाइड्रोजन भी हैलोजन ऑक्साइड व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। जिस तरह क्षार धातुएं जो होती हैं वो हैलोजन फैमिली के साथ मिलकर या ऑक्सीजन के या सल्फर के साथ मिलकर एक जैसे सूत्र बनाती हैं, हाइड्रोजन भी ऐसे ही बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के यौगिक HCl और सोडियम के यौगिक NaCl। H2O ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो सोडियम क्या बनाता है? Na2O। हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो वो कन्फ्यूज था, इसको प्रॉपर्टी मिल रही है हैलोजन फैमिली से, तो हैलोजन में रखूँ कि इसको जो क्षार धातु के साथ रखूँ, इसलिए वो कन्फर्म नहीं हो पाया था। ठीक है, ये कमी थी उसकी, हाइड्रोजन की स्थिति क्लियर नहीं कर पाया। दूसरा है, हाइड्रोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु है। द्विपरमाणु जैसे हाइड्रोजन आपके होते हैं
हैलोजन हमेशा Cl2 लिखते हैं, ठीक है जी, या Br2 लिखा जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन भी क्या है, द्विपरमाणु है, 2 परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। अणु है वह धातु और धातु के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। और ये भी हैलोजन फैमिली की तरह ही धातु के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और अधातु के साथ अभी भी अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है, ठीक है जी। आगे देखिए दूसरा क्या है जी आपका, कहता है यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग स्थान पर रखा जाएगा जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होगी। अगर उसने कहा कि परमाणु संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या को आधार माना जाए तो जो समस्थानिक होंगे उनको अलग अलग स्थान पर रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगी, आवर्त सारणी अव्यवस्थित। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होते हैं, H1 H2 एटॉमिक मास इनके जो द्रव्यमान संख्या होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। 1 2 3 होते हैं इनके द्रव्यमान, ठीक है। ये 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। तो अगर द्रव्यमान के हिसाब से लग रहे हैं तो है तो हाइड्रोजन ही, तो अलग अलग जगह रखना पड़ेगा। अलग अलग कैसे रख सकते हैं हम इनको, है तो हाइड्रोजन, तो वहाँ पर इसको अगर अलग अलग रखें तो टेबल क्या हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी, ये कहना चाहता है। उसी तरह उसने कहा क्लोरीन के भी 2 आइसो समस्थानिक होते हैं, एक 35 क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। जब एक अगर इनको परमाणु द्रव्यमान के आधार से रखेंगे तो इनको अलग अलग रखना पड़ेगा, जो कि सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कन्फ्यूज था, ये इसकी कमियां थी, ये समस्थानिकों की स्थिति क्लियर नहीं कर पाता। इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो ये समस्थानिकों की स्थिति क्लियर नहीं कर पाता, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपसे, तीसरा पॉइंट कहता है एक ही तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। अगर हम एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से कि हाँ जी 2 2 बढ़ रहे हैं, एक बढ़ रहा है या आधा आधा बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान जो है नियमित रूप से नहीं बढ़ता, कहीं पे ज़्यादा बढ़ता कहीं पे कम बढ़ता। इसलिए हम ये अनुमान नहीं लगा सकते थे कि इन 2 तत्वों के बीच में और कितने तत्वों की खोज हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि 2 तत्वों के मध्य कितने तत्व की खोज होगी, ठीक है। तो ये कमियां थी इसकी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है अभ्यास का, क्या कहता है वो, कहता कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों के वर्गीकरण के लिए किया। आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है जी, मेंडलीफ। किसको कहा जाता है आपका, मेंडलीफ, ठीक है। आप इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग करते हैं आवर्त तत्वों का वर्गीकरण किया था, ये किया था गुणधर्म, इन्होंने मैन इसको माना, इन्होंने ये कहा, ये इसका पहले का आंसर ये हो गया समझो। मेंडलीफ ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्व के वर्गीकरण के लिए मूलभूत आधार माना था, ठीक है। ये वर्गीकरण के लिए उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को मूलभूत आधार माना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, कुछ खाली जगह छोड़ दी थी। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए, वह ये भी बताएं कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। आज जो इन तत्वों को क्या याद है वो उनके नाम क्या है, गैलियम स्कैंडियम जर्मेनियम कहते हैं आज, और पहले क्या कहा गया था इनको, एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन और एका बोरोन। तो देखिए ऊपर हमने नाम, इसका दूसरे का आंसर कहाँ है आपका, ये रहा। देखिए जो अनुमान लगाया था वो थे ये, और जो वास्तविक नाम है वो ये है, ठीक है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर बेटा हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो अभी हमने उपलब्धियां जो पढ़ी थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, तो ये सारी उपलब्धियां हम लिख देंगे। कौन कौन सी उपलब्धियां थी जी आवर्त सारणी की इसकी, ये सब उपलब्धियां हैं आप देखिए। तो पहली उपलब्धि क्या है आपकी, ये यहाँ से लेकर आप कहाँ तक आ जाएंगे जी, नीचे तक आप आ जाएंगे, ठीक है। तीनों आप उपलब्धियाँ आप इसकी लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ से ये यहाँ तक ये सारी उपलब्धियाँ हैं इसकी, ये तीनों उपलब्धियाँ आप इसकी लिख देंगे, ठीक है। ये कि जी इसने अपनी टेबल के अंदर खाली जगह छोड़ दी थी, जो बाद में बिल्कुल ठीक हुआ था कि बाद में हमें तत्व ज्ञात हो गए जो खाली जगह को भर दिया, और इसने अनुमान भी इनका ठीक बताया था कि तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी इन्होंने ठीक लगाया था, और उसने उत्कर्ष गैसों की जब खोज हुई तो उनकी टेबल है बिना छेड़छाड़ किए अलग से उन्हें रख दिया गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका बेटा हो जाएगा, उपलब्धियाँ आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्या कहता है बेटा, कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या हैं। सीमाएं यानी कि कमियां क्या है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। तो इधर हमने कमियां पढ़ी थी, तो ये कमियां हैं आपकी, सीमाएं देखिए क्या है, ये आपकी जो सब की सब हैं ये आपकी क्या है, सीमाएं हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर
4 का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या कमियां थी? ये हाइड्रोजन की स्थिति को क्लियर नहीं कर पाया था, ये समस्थानों की स्थिति को क्लियर नहीं कर पाया था, और ये नहीं बता पाया था कि दो तत्वों के बीच में और कितने तत्वों की खोज हो सकती है। परमाणु द्रव्यमान समान रूप से नहीं बढ़ रहे थे यानी कि। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी बेटा वर्कशीट के सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं उसने आज जो संदेश दिया है वो क्या संदेश है। उसने कहा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन। ठीक है, आप सबको जो है एक दूसरे से 2 गज या 6 फीट की दूरी के पालन करना है। हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन यानी कि रखनी है। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।